Hello student, Om Shanti. Now I am going to discuss the expression for zero order of reaction and first order of reaction. ये इस फेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि न्यूमेरिकल्स आपका इसी टॉपिक से आता रहता है। ऐसे आपको आर्हेनियस इक्वेशन आपका उससे भी न्यूमेरिकल कभी कभार बोर्ड में ड्रॉप किया है, लेकिन आपका 10 साल में यदि आपको 2 बार उससे आया है तो 8 बार इसी पार्ट से न्यूमेरिकल आया है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपका 3 मार्क्स आपका श्योर सर्टेन है न्यूमेरिकल्स, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो लेट अस टेक, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एक जनरल इक्वेशन लेना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे कि लेट अस टेक या लेट अस एज्यूम ए जनरल जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो रिएक्शन ए लिया आपका। इसमें मान लो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कुछ भी बन के आया है, इनिशियल इसका कंसंट्रेशन ले लीजिए आप, ए है, स्टार्टिंग में तो बना नहीं है प्रोडक्ट, अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मोल कंज्यूम होकर प्रोडक्ट तरफ जाएगा। तो सपोज इन dt टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में ये x मोल कंज्यूम हुआ है, यानी x मोल वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, तो वो x मोल इधर बना। ठीक है, अब हम लोग इसको रेट लॉ के आधार पे लिखना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो आपको पता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि रेट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, यानी रेट लॉ जब एक्सप्रेस करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म पे पावर हम लोग जीरो देंगे, चूंकि उसका कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं dx बाय dt इक्वल क्या हो गया आपका k, और ये dt टाइम में आपका कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है, लेकिन पावर हम लोग जीरो रेज करेंगे, चूंकि ये एज्यूम कर लिए हैं ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dx बाय dt इक्वल क्या हो गया k इंटू 1, चूंकि किसी भी टर्म के ऊपर जीरो होता है हम लोग उसका वैल्यू 1 होता है मैथ के हिसाब से। तो अब इसको हम लोग dx इक्वल एक रिलेशन मिला k dt, ये इक्वेशन नंबर 1 रखिए। इफ द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल it is correct, then it will also be correct in greater change in concentration in greater time interval। तो हम लोग मैथ में क्या होता है, छोटे रूप में जब देखना रहता है तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और बड़े रूप में जब देखना रहता है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का भी कुछ फार्मूला वगैरह भी यूज होता रहेगा आगे, तो उसको ध्यान में रखिए। यदि किसी वेरिएबल टर्म का इंटीग्रेशन dx है तो आप x बराबर लिख सकते हैं, या वेरिएबल टर्म x पर पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन के रूप में x n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हम लोग लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ log x जो होता है वो 1 बाय x के बराबर होता है, या 1 बाय x रहेगा तो log x के बराबर में रहता है। जैसे मान लीजिए 1 बाय x dx रहेगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे log x, और आपको पता है नेचुरल लॉ को ln रिप्रेजेंट करते हैं जिसका बेस e होता है, और कॉमन लॉग को हम लोग जो लिखते हैं उसको बेस 10 होता है, log 10। ये log x है हुज बेस इज 10, ये नेचुरल लॉग है x हुज बेस इज e मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये जानिए ये दोनों में रिलेशन भी है, जब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये मल्टीप्लाई करना होता है 2.303, और ln को ln ex को यदि लिखना है तो 2.303 log करके लिख सकते हैं x जिसका बेस 10 है। तो ये आपका नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने का, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे न्यूमेरिकल में और यहाँ एक्सप्रेशन में भी, तो ध्यान दीजिए। तो जैसा कि अभी बताया ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से है,
तो चलें हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो dx के आगे आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन साइन और उधर आपको k dt। तो इसका इंटीग्रेशन आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अभी हम लिखे हैं यहाँ x हो जाएगा, k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए उसको बाहर करके रखें। dt जो है जैसे dx इक्वल x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा t, और आफ्टर इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई में हम लोग एक कांस्टेंट टर्म देते हैं c। चूंकि हमारा कांस्टेंट कितना था उसका वैल्यू नहीं मालूम, इंटीग्रेशन उसका होता नहीं, इसलिए उसके लिए एक टर्म c दे देते हैं कांस्टेंट में। तो अब इसका वैल्यू जानने के लिए आपको इनिशियल स्टेट में जाना होगा। तो आपको लिखना होगा व्हेन t इक्वल 0, मतलब जब तुम्हारा रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो टाइम 0 लेंगे। तो वो तो उसमें ये तो x आया है dt टाइम में, अब आप जब t 0 लिए तो x भी 0 लेना पड़ेगा। तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 2 इसको रख लीजिए, 1 इसको रखें। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इंटू 2, तो ये 0 हो गया, k इंटू 0 0 हो गया प्लस c, यानी c इक्वल क्या हो गया 0। तो अब ये वैल्यू आपको c का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। on putting this value into this value into equation number 2, तो आपका x हो गया और k t और प्लस 0 हो गया, c का वैल्यू 0 है रख दिए, यानी ये एक्सप्रेशन आया x इक्वल k t आया। तो अब मान लीजिए इसमें a में इसको सबस्टिट्यूट करते हैं, इक्वल साइन है दोनों तरफ, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स, तो इसको भी a माइनस के टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। तो अब आप इसको ले सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, के टी इक्वल क्या हो गया a माइनस और a माइनस एक्स, ये वाला एक साथ उधर ले गए। तो t बराबर क्या हो गया, t बराबर हो गया a और a माइनस एक्स बाय क्या हो गया k। तो ये आपको इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ और ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। तो ये एक्सप्रेशन हुआ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, इसको हम थर्ड रख देते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम फिर से लिख देता हूं, यहां तक आपको डिराइव करके लाना था। t इक्वल आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स और बाई आप लिखेंगे k। तो a जो हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हुआ आपका फाइनल कंसंट्रेशन, यानी टी टाइम dt टाइम में जो कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन हुआ, और बाय k हो गया। तो यहां से आप इसको देखिए जरा सा, इसको उधर ले जाइए, यहां से आप क्या पा रहे हैं, ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहां तक, उसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं इसको। अब इसी में हमको हाफ लाइफ पीरियड थोड़ा जानना है आपको, तो कैसे आप इसको निकालेंगे। तो ये एक्सप्रेशन है आपका, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ, और इस टर्म में लेना चाहते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, या x इक्वल के टी हो गया। तो हाफ लाइफ पीरियड समझिए इसको क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। ये टाइम, ये मैंने नाम से ही पता है, हाफ लाइफ मतलब कि जो भी रिएक्शन, जो भी अमाउंट लेके रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, और उसमें यदि आपका इनिशियल अमाउंट से जस्ट हाफ हो गया, यानी हाफ अमाउंट होने में जो समय लगा उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड पीरियड अप टू विच इनिशियल अमाउंट रिड्यूस बाय हाफ,
तो इसका हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन हुआ। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ ले रहे हैं। तो इसमें आप ले सकते हैं व्हेन, लिख सकते हैं व्हेन टी जो है आपका, आप हाफ लाइफ पीरियड लेंगे तो वो x जो है इनिशियल का आपका आधा हो जाएगा। इनिशियल अमाउंट a था तो x इक्वल a/2 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/2 और k और t को हम t हाफ लेंगे तो इसको इधर ले आइए। तो ये आपको क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये नीचे आ जाएगा। तो k और ट्वाइस, नीचे k हो जाएगा, सॉरी ऊपर में आ जाएगा, a/2 k। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये है, यानी हाफ लाइफ पीरियड जो है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, हाफ लाइफ पीरियड का भी एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर में जान गया, टी हाफ इक्वल a/2 k, और ऐसे जीरो ऑर्डर के लिए टी इक्वल लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय k। तो ये रिलेशन आ गया। यहाँ से एक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसमें कि ये आपका वेरिएबल टर्म है, ये आपका y मान लिया और x का वैल्यू टाइम के आधार पे चेंज होगा तो ये वेरिएबल टर्म हो गया, टाइम भी वेरिएबल है, और k और ये आपका t जो है आपको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं mx और प्लस c, जीरो है यहाँ पर। तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन के हिसाब से